नमस्कार आप सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेंटरशिप प्रोग्राम में। मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत आज भी 15 से 20 प्रश्न हैं और वही प्रश्न है जो टॉपिक आज आपने अध्ययन किया है या कल आपने अध्ययन किया रहा होगा, उसी से आधारित प्रश्न हैं, उसी से जुड़े हुए प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के बाद ये ज़रूर अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपसे सही हो रहे हैं। अब ये कैसे हो पाएगा? जब आप रिवीजन भी अच्छी तरह से करोगे तभी जाके ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो रिवीजन पर फोकस करिए। रिवीजन को लेकर के जिस सीरीज़ की मैंने बात किया था उसका शुभारंभ हो चुका है। वो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आते हैं अपने मुद्दे पर और एक एक करके टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक के बाद 10:30 पर मूल्यांकन सेशन होगा, उससे अवश्य जुड़ना है। ये वीडियो समाप्त होने के बाद 10:30 पर मूल्यांकन सेशन है, वहाँ से ज़रूर जुड़ना है। पहला प्रश्न आपके सामने है। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये प्रश्न मैंने रिपीट किया है। रिपीट इसलिए किया है, पिछले सेशन में भी ये प्रश्न था, इस सेशन में भी ये प्रश्न रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि आपको कम से कम ये देखना है कि जो आपने पिछले सेशन में प्रश्नों को हल किया था वहाँ पे यदि गलत हुए हैं तो यहाँ पे कम से कम सही होना चाहिए। दूसरा, क्या सेशन के दौरान आप उपस्थित रहते हैं इस सेशन में या सिर्फ टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं और दिमाग कहीं और होता है, उसकी भी पहचान यहाँ पे हो सकेगी। यहाँ पे बात हो रही है डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। एक बार मैं बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू की बात आती है तो आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जो है ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित जो मामले थे वो इन्हीं के पास थे। फिर बात आती है वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। ठीक है, गृह विभाग था, सूचना एवं प्रसारण विभाग था और रियासत संबंधी जो विभाग था, रियासत संबंधित जो मामले थे वो भी इन्हीं के पास थे। इसके बाद अगला आता है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह के पास एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग था जिसका नाम था रक्षा विभाग। तो रक्षा विभाग किसके पास था? बलदेव सिंह के पास। इसके साथ साथ जॉन मथाई का नाम आता है, ये भी याद रखिएगा। जॉन मथाई के पास कौन सा विभाग था? जॉन मथाई के पास था उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था जॉन मथाई के पास। फिर बात आती है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, इनके पास कौन सा विभाग था? तो याद रखिए जो शिक्षा विभाग था अंतरिम सरकार में वो इन्हीं के पास था। इसके बाद बात आती है रेलवे की। तो रेलवे याद रखिएगा आसफ अली थे जिनके पास रेलवे का प्रभार था अंतरिम सरकार के दौरान। और यदि जगजीवन राम की बात करें तो श्रम विभाग यदि आपसे पूछ लिया जाए श्रम विभाग, तो श्रम विभाग था जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। इतना ही महत्वपूर्ण है, इतना ही पूछा जाएगा। वित्त विभाग पूछा जाए तो लियाकत अली खां का नाम याद रखिएगा। वित्त विभाग किसके पास था? लियाकत अली खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार जो धावा हुआ था उससे कौन संबंधित है आपसे बोला जा रहा है। चलिए बताइएगा, चटगांव शस्त्रागार से संबंधित कौन सा है? इनमें से कौन सा व्यक्ति है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जो चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है? फास्ट जवाब दीजिएगा, सबको जवाब देना है तो इसलिए फास्ट जवाब देने का प्रयास करिए और प्रयास करिए कि ज़्यादातर जवाब जो हों आपके वो सही हों, क्योंकि सही होंगे तो निश्चित तौर पे जो आपका मनोबल है वो बढ़ेगा। जो आपको ये लगता है कि आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, प्रश्न आपसे गलत हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे दूर हो जाएंगी। चटगांव शस्त्रागार, चलिए कुछ लोगों ने जवाब दिया है, कुछ लोगों का जवाब अभी नहीं आया है। आप सोच रहे हैं, प्लीज़ जवाब दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत कॉमन सा प्रश्न है। चटगांव शस्त्रागार की बात करें तो 4 नाम इसमें से हैं। इनमें से सही जवाब जो आपका है वो है सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन संबंधित है चटगांव शस्त्रागार से। अगला है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, चलिए बताइएगा इनमें से कौन सी घटना है जो सबसे पहले हुई।
देखो, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव है, दूसरे नंबर पे है क्रिप्स मिशन, तीसरे पे है गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन और कैबिनेट मिशन का आगमन। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? आप सब जानते हो कि सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया था, तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो क्या था? क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन सबसे पहले आया था और उसी के बाद फिर आगे के जो इसमें से क्रियाकलाप हैं वो आगे हुए थे। तो सबसे पहले कौन सा हो जाता है? सबसे पहले आपका हो जाता है क्रिप्स मिशन का आगमन, या आप कह लीजिए क्रिप्स मिशन। तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1 मिनट। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था आपको बताना है। फास्ट जवाब, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सरदार सिंह जी राणा, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, लक्ष्मी सहगल। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। इसमें एक नाम है लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल से आपको इतना देखना है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें महिलाओं की भी सहभागिता थी, और महिलाओं की जब सहभागिता की बात करते हैं तो जैसे नाम आता है रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा, ठीक है। दूसरा नाम आता है पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा नाम आपका आता है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बाद अगला नाम आता है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बाद अगला नाम आपको देखने को मिलता है अरुणा आसिफ अली। सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली के साथ साथ उषा मेहता का आपने नाम सुना होगा, उषा मेहता। उषा मेहता के बाद यदि हम बात करें तो आप आगे और देख सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं प्रीति लता वाडेकर, एक नाम ये भी है प्रीति लता वाडेकर, प्रीति लता वाडेकर। इसके साथ साथ मैडम कामा, मैडम कामा का नाम आता है, ठीक है। फिर शांति घोष और सुनीति चौधरी का नाम आता है। बीना दास का नाम आपने सुना होगा, बीना दास। बीना दास के बाद उज्ज्वला मजूमदार का नाम आपने सुना होगा, उज्ज्वला मजूमदार। सबके बारे में मैं बता रहा हूँ फैक्ट, यदि आपको ज़रूरत लगे कि नोट डाउन करना है तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले रानी चेन्नम्मा का यदि मैं जिक्र करूँ तो आपको पता होगा रानी चेन्नम्मा जो है ये कर्नाटक की महारानी थी। इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया था और उन्हें 2 बार पराजित किया था। तो रानी चेन्नम्मा का संबंध हो गया कर्नाटक से। पंडित रमाबाई की बात करें, पंडिता रमाबाई की बात करें तो 1889 ईस्वी में पंडिता रमाबाई ने 9 महिला प्रतिनिधियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। इसके बाद एक नाम और मुझे याद आ रहा है, याद रखें मार्गरेट कंजस, इनका भी नाम याद रखना है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो रहने देते हैं। एनी बेसेंट की बात आती है तो आप जानते हैं श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया और 1917 में, वर्ष 1917 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की। सरोजनी नायडू की बात आती है। सरोजनी नायडू ने वर्ष 1925 का जो कानपुर का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी और 1930 ईस्वी में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उसमें भी सरोजनी नायडू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद नाम आता है अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्ष 1942 में जो है ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है, और लंबे समय तक भूमिगत रहकर इन्होंने आंदोलन को बढ़ाया भी था। अगला नाम आता है उषा मेहता। उषा मेहता का नाम भारत छोड़ो आंदोलन में ही आता है क्योंकि इन्होंने भूमिगत रेडियो जो कांग्रेस था उसका संचालन इन्होंने किया था। फिर बात आती है प्रीति लता वाडेकर की। प्रीति लता वाडेकर की बात करें तो चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के दौरान ये शहीद हुई थी। कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ ये गिरफ्तार हुई थी और इनको आजीवन कारावास की सज़ा भी मिली थी।
इसके बाद शांति घोष का नाम आता है। शांति घोष की बात करें या सुनीति चौधरी की बात करें तो इन्होंने 1931 में कोमिल्ला के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनकी हत्या की थी। बीना दास का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जो बंगाल के गवर्नर थे स्टेनली जैक्सन, इनका नाम याद रखिएगा, स्टेनली जैक्सन, इन पर बम फेंका था। ठीक है, इन पर गोली चलाई थी किसने? बीना दास ने। और उज्ज्वला मजूमदार की जब बात करते हैं तो बंगाल की थी ये भी, और इन्होंने बंगाल के गवर्नर सर जॉन एंडरसन की हत्या की साजिश में जो है वो जेल काटी थी। ठीक है, और मैडम कामा का नाम आपको पता ही है कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने तिरंगा फहराया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भी प्रतिनिधित्व किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? अभी मैंने बताया था, यदि आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना पड़ेगा। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री की बात हो रही है तो हमने बताया था अभी वित्त विभाग था लियाकत अली खान के पास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज पार्टी की बात हो रही कि 1923 में इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया? फास्ट जवाब, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसके द्वारा किया गया? आपको पता होगा यदि आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे कि 1922 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसको बोलते हैं कांग्रेस का गया अधिवेशन, और कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी, और यहीं पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास यहाँ पे कर रहे थे, और यहीं पर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और आपको बता दें CR दास और मोतीलाल नेहरू, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे स्वराज पार्टी नाम दिया गया, उसकी स्थापना की थी। 1923 में हुए जो चुनाव थे उसमें स्वराज पार्टी को अत्यधिक सफलता मिली, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली था वहाँ पे 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें ये जीते थे। तो यहाँ पे बात आ रही है CR दास और मोतीलाल नेहरू की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? बोला जा रहा है गांधी जी का कौन सा पहला आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या रॉलेट सत्याग्रह, इनमें से आपको जवाब देना है। चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और रॉलेट सत्याग्रह, कहाँ पर गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है चंपारण। ए विकल्प इसका सही जवाब है। क्या है इसका सही जवाब? चंपारण। देखो इसको गलत मत करिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। आपको पता होगा वर्ष 1917 की बात आती है कि इस आंदोलन में गांधी जी ने चंपारण के किसानों को जो नीलहे जमींदार थे उनसे मुक्ति दिलाई थी, और इसी आंदोलन से प्रभावित होकर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। याद रखना, महात्मा की उपाधि गांधी जी को कब मिली? प्रथम सत्याग्रह के दौरान मिली, मतलब चंपारण सत्याग्रह के दौरान मिली। और यह भी याद रखना है कि एक व्यक्ति हुआ करते थे NG रंगा। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था तो आपको जवाब देना है कि वो व्यक्ति थे NG रंगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन हैं? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन हैं? आपको बताना है। फास्ट जवाब, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन हैं? याद रखिएगा 4 विकल्प है। कौन कौन? सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। इनमें से आपको बताना है। फास्ट जवाब, इनमें से आपको बताना है। देखो जब हम प्रमुख नारों की बात करते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता है राम प्रसाद बिस्मिल।
ठीक है, ये व्यक्ति थे, नारा था राम प्रसाद बिस्मिल का। अब जैसे पूछा जाए आपसे भारत छोड़ो करो या मरो, करो या मरो, ये किसका था? ये गांधी जी का था, ठीक है, गांधी जी का। यदि आपसे पूछ लिया जाए इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये किसका था? इंकलाब जिंदाबाद था भगत सिंह का नारा था, ठीक है, भगत सिंह का नारा था। यदि आपसे पूछ लिया जाए जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान था लाल बहादुर शास्त्री का। वंदे मातरम किसका है? वंदे मातरम, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, तो याद रखिएगा ये संबंधित है मोहम्मद इकबाल से, मोहम्मद इकबाल से संबंधित है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों में के पक्ष में कौन से वकील शामिल थे? आईएनए का जो मुकदमा था उसमें इसके पक्ष में कौन से वकील शामिल थे, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। इसके पक्ष में कौन शामिल हुआ था आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूला भाई देसाई, के.एम. मुंशी, सरदार पटेल। इनमें से आपको बताना है, आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर है भूला भाई देसाई। आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी ये आपको बताना है। 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? चलिए बताइएगा, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? फास्ट जवाब, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी आपको बताना है। देखो, दांडी यात्रा की हम बात कर रहे हैं। दांडी यात्रा की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा दांडी यात्रा 24 दिन, 20 दिन, 10 दिन या 30 दिन में से कितने दिन चली थी? चलिए बताइएगा। फास्ट जवाब, देखो अच्छा प्रश्न है, ये सब बेसिक प्रश्न है, याद रखिएगा ये 24 दिन चली थी। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे आपको बताना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। प्रथम सत्याग्रही पूछा जा रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह के, तो इनका नाम है विनोबा भावे, सी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? याद रखिएगा ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। तो इस तरह के जो प्रमुख नारे हैं उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बोला जा रहा है पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? आप जानते हैं इसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने, तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प जवाहरलाल नेहरू। अगला, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बीबी गिरी, एस ए डांगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे आपके जो प्रश्न थे इतिहास विषय के वो समाप्त होते हैं। अब हम आ जाते हैं आपके राज्य व्यवस्था के प्रश्नों पे, और राज्य व्यवस्था में 2 चैप्टर आपने देखा है, उन्हीं दोनों चैप्टर पे आधारित प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं वही यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं आपको बताना है। पहला, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है, उपर्युक्त राज्यों के लिए। संविधान का अंग नहीं है जबकि उपर्युक्त ये संविधान का अंग है। इससे पहले बोला जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक ये वाला तो विकल्प हटा देना है। इन चारों में से आपको बताना है। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की बात हो रही है, ये मौलिक अधिकारों से भिन्न इसलिए हैं क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं हैं,
जबकि जो मौलिक अधिकार हैं वो परिवर्तनीय हैं। इस आधार पे ये इससे अलग हैं। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक निर्धारित की गई? इनमें से कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा लोकसभा में जो सदस्य संख्या है, या आप कह लीजिए जो मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं, उनकी संख्या निर्धारित की गई है? किस संविधान संशोधन के द्वारा ये आपसे बोला जा रहा है? 95वां, 93वां, 91वां, 90वां, इनमें से कौन सा है बताना है आपको। फास्ट जवाब दीजिएगा। याद रखिएगा, यह है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, जैसे ये सब फैक्ट है ये आपको रटने पड़ेंगे, तो इसको आप रट जाइएगा। अगला प्रश्न, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइएगा। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? 4 विकल्प, विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। आप जानते हैं महान्यायवादी की जब बात करते हैं तो अनुच्छेद संख्या, आर्टिकल संख्या 76 जो है ये इनके अंतर्गत आती है, और राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। यह भारत सरकार को विधि मामलों में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा इसको सौंपे गए हैं। क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, इसलिए इसके कार्यकाल की कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो इसको कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति क्या है? संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। आपको बताना है कि इनमें से क्या है। फास्ट जवाब, राष्ट्रपति क्या है? सदन का हिस्सा होता है या नहीं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। बी विकल्प सही उत्तर है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, आपको बताना है। देखो, भारत का प्रधानमंत्री जो जवाबदेह होता है वो लोकसभा के प्रति होता है, क्योंकि लोकसभा में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और प्रधानमंत्री उन्हीं के प्रति जवाबदेह होता है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? देखो, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि कौन 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसे हैं जो 2 बार भारत के लगातार राष्ट्रपति रहे हैं? फास्ट जवाब, इनमें से कौन भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? चलिए बताइएगा। 4 विकल्प है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एम राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या ए और बी दोनों। फास्ट याद रखिएगा, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। याद रखिएगा, इस सेशन के समाप्ति के बाद 10:30 पे आपको उपस्थित रहना है। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे भी और यूट्यूब चैनल पे आपका लाइव सेशन होगा, जहाँ पे आज के सेशन का हम मूल्यांकन करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।